जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है 12 सीआरपीसी में इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि सीआरपीसी 154 से लेकर 165 तक हमने कर लिया है। आज हम जानेंगे सीआरपीसी सेक्शन 166 क्या कहता है पे एक्ट के लैंग्वेज में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है। When officer in charge of police station may require another to issue search warrant। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक पुलिस स्टेशन का जिसके चार्ज में है जो ऑफिसर है उसको दूसरे थाने के क्षेत्र में जाकर सर्च वारंट करना है। अगर जरूरत पड़ता है तो वो क्या करेगा, ये प्रोसेस जानते हैं। 1. An officer in charge of a police station or a police officer not being below the rank of sub inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place, in any case in which the former officer might cause such search to be made within the limit of his own station। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन जिसके चार्ज में है वो, या फिर जो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन करने का जिसका अधिकार है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी भी केस का, दूसरे थाने के प्रभारी से, यानी कि यहाँ पर लिखा है मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, यानी कि दूसरा थाना का अधिकारी है, प्रभारी है, चाहे वो जिले में हो या किसी अन्य जिले में, तलाशी लेने के लिए ऐसी जगह पर कोई उम्मीद कर सकता है, यानी जिस जगह पर वो करवाना चाह रहा है उस जगह पर वो उम्मीद कर सकता है उस दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से, जैसे कि वह अधिकारी, जो फॉर्मर अधिकारी है यानी कि जो पहले वाला अधिकारी है, वह अधिकारी अपने ही थाने की सीमा के भीतर इस तरह की तलाशी ले सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि फिर से समझिए एक बार, एक ऑफिसर है, वह दूसरे पुलिस ऑफिसर जो कि जांच कर रहा है, या तो पुलिस स्टेशन का चार्ज है उस पर, या फिर वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वह चाहता है, वो अपेक्षा करेगा किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, यानी दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से, चाहे वो इस डिस्ट्रिक्ट में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑल इंडिया कहीं भी वो आशा कर सकता है, वो उम्मीद कर सकता है कि वह सर्च करे किसी भी प्लेस का, जैसे कि वह खुद के क्षेत्र में, यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है वह खुद के क्षेत्र में जैसे तलाशी लिवा सकता है, किसी से ले सकता है या लिवा सकता है, जो भी हो, ले सकता है या लिवा सकता है, वहां तक वो उम्मीद कर सकता है किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी से भी रिक्वेस्ट करने पर कि वह ऐसा करेगा। सेकंड बोल रहा है such officer on being so required shall proceed according to the provision of section 165 and shall forward the things found if any to the officer at whose request the search was made। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी अब रिक्वेस्ट किया, ऊपर में रिक्वेस्ट किया, आशा किया, उम्मीद किया, तो वो जब उम्मीद किया, अब जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो वह 165 के तहत उसको पावर मिल जाता है कि जैसा वो अपने अधिकार क्षेत्र में 165 के अंदर किसी भी चीज के लिए सर्च करता है तो वैसे ही वो सर्च करेगा। जो दूसरा क्षेत्र का पुलिस स्टेशन वाला है ऑफिसर, वो 165 के तहत एकदम वैसे ही वो सर्च करेगा, और सर्च में जो मिलेगा, ठीक है, जो भी चीज मिलेगा उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा, अगर मिला है तो फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, जो ऑफिसर रिक्वेस्ट किया था सर्च करने के लिए, उस ऑफिसर के पास वो भेज देगा। थर्ड बोल रहा है whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in the charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1। इसमें कहा जा रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे, यानी कि जो पहला पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जब तक इस व्यक्ति से हम अपेक्षा करेंगे या आशा करेंगे, जब तक डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, और ये लेट होने का जो कारण है, लेट अगर हो जाता है, उस लेट होने के कारण से जो एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बीइंग कंसील्ड और डिस्ट्रॉयड, जो भी एविडेंस है वो या तो छुपा लिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर टू सर्च। इसमें कहा जा रहा है कि इस कोड जो भी हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के तहत वह लॉफुल होगा। क्या लॉफुल होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। लॉफुल होगा और कॉज टू बी सर्च एनी प्लेस इन लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165 एज इफ सच प्लेस वेयर विद इन द लिमिट ऑफ हिज ओन पुलिस स्टेशन। अब 165 के तहत वह खुद भी जांच कर सकता है दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जाकर, और इस चैप्टर के अनुसार वह लॉफुल होगा, यानी सीआरपीसी के अनुसार वह लॉफुल होगा, वो कानूनी तौर पर सही होगा। वो 165 के तहत दूसरे के क्षेत्र में भी जाकर जांच कर सकता है कि जैसे कि वो अपने ही पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जांच कर रहा हो। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट में फिर क्यों बोला कि रिक्वेस्ट करने के लिए, खुद ही कर लेता,
तो यहाँ पर अब आइए 4 में ये बात को क्लियर किया गया है। पहले तो रिक्वेस्ट किया, अगर उसको रिक्वेस्ट लगता है ऐसा कि रिक्वेस्ट करने में टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएगा और छुप जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर थर्ड क्लॉज दिया गया है। 4 बोल रहा है एनी ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च अंडर सब सेक्शन 3 शैल फॉरविथ सेंड नोटिस ऑफ द सर्च टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विद इन द लिमिट ऑफ विच सच प्लेस इज सिचुएटेड। अब जहां पर अकॉर्डिंग टू 3 में क्या था कि वो दूसरे पुलिस क्षेत्र में घुस जाएगा जांच करने के लिए, सर्च करने के लिए। अगर वो जाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है यानी सर्च वारंट सर्च करता है, तो वो तुरंत क्या करेगा, जो जगह जिस जगह पर वो सर्च कर रहा है वो जगह का जो भी पुलिस स्टेशन होगा तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। हाँ, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, नोटिस पहुंचा देगा। और अगर कुछ मिलता है सेक्शन 100 के तहत, सेक्शन 100 के तहत क्या होता है कि लिस्ट बनता है, जो चीज भी फाउंड होता है सर्च में उस चीज का लिस्ट बनता है, तो वो लिस्ट भी क्या करेगा, उसी क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन अधिकारी है उसको सेंड करेगा, उसको भेजेगा। एंड से ऑल्सो सेंड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, और उस मजिस्ट्रेट को भी भेजेगा जो मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस अगर ले सकते हैं तो वैसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। और कॉपीज टू रिकॉर्ड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 3 ऑफ द सेक्शन 165, और जो कॉपीज है उसको अपने पास रखेगा, जो भी प्रोसेस है 165 का सब क्लॉज 1 में और 3 में उसको फॉलो करेगा आगे के लिए। 5 बोल रहा है द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सच शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑनर है, ऑक्यूपायर है, जिस जगह को आपने सर्च किया है, पुलिस ने किया है, उस जगह अगर वो ऑक्यूपायर या ऑनर एप्लीकेशन देता है कि उसको भी कॉपी चाहिए, तो एप्लीकेशन अगर नहीं देता तब नहीं, अगर एप्लीकेशन देता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी दे दिया जाएगा। सेम वैसा ही कॉपी दिया जाएगा जैसा कि वो मजिस्ट्रेट सर को भेजता है। मजिस्ट्रेट सर को जैसा भेजेगा कि हमें ये लिस्ट मिला, ये सब कुछ मिला यहाँ से, और ये केस है इसीलिए हमने सर्च किया, जो भी है, जो भी वो मजिस्ट्रेट सर को भेजता है उसका एक कॉपी वो ऑनर या ऑक्यूपायर को दे देगा, अगर ऑक्यूपायर या ऑनर एप्लीकेशन देता है तो। एक बार हम ओवरऑल जान लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। पहला बोल रहा है कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से आशा करेगा, यानी रिक्वेस्ट करेगा, अपेक्षा करेगा दूसरे पुलिस स्टेशन वाले से कि जैसे कि किसी भी जगह को सर्च करे, जैसा कि वो खुद अपने लिमिटेशन में सर्च कर सकता था, करवा सकता था या कर सकता था, वैसा ही वो दूसरे पुलिस स्टेशन से भी अपेक्षा करेगा रिक्वेस्ट करने पर कि वो भी उस जगह का, जिस जगह का वो नाम बोल रहा है, उस जगह पर सर्च करे। उसके बाद 2 बोल रहा है कि 165 के तहत जो भी जिसको रिक्वेस्ट किया गया था वो 165 के तहत सर्च करेगा, और जो सामान मिलेगा वो सामान तुरंत फॉरवर्ड किसको कर देगा, जो रिक्वेस्ट किया था। थर्ड बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं भी करेगा, यानी क्लॉज 1 में रिक्वेस्ट नहीं भी कर सकता, अगर उसको लगता है कि जो सबूत है वो छुपा दिया जाएगा या फिर नष्ट कर दिया जाएगा, तो वो खुद भी कर सकता है और वो इस चैप्टर के अनुसार लॉफुल होगा। लेकिन और 4 बोलता है कि अगर वो खुद से करता है, यानी थर्ड में अगर थर्ड के हिसाब से वो खुद ही घुस जाता है, खुद ही जांच करने लगता है, तो वो तुरंत जहां पर वो सर्च किया है या कर रहा है उस जगह का जो पुलिस स्टेशन है उसको नोटिस देगा, और अगर कोई लिस्ट बनाया है सेक्शन 100 के अंदर तो वो लिस्ट भी देगा, और तुरंत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो इम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उनको भेजेगा, और बाकी क्लॉज 1 और 3 के हिसाब से 165 के हिसाब से उसके हिसाब से आगे का काम चलेगा। 5 बोल रहा है अगर ऑनर और ऑक्यूपायर जो है जिस प्लेस को सर्च किया गया है, अगर वो एप्लीकेशन देता है तो उसको भी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी पढ़ लेते हैं सीआरपी सेक्शन 166A क्या कहता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब जब मतलब रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़े, यानी इंडिया से बाहर, इतना दिन हमने सबसे 165 में हमने क्या पढ़ा कि वो अपने क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे के क्षेत्र में यानी इंडिया के अंदर, अब है क्या कि इंडिया के बाहर उसको सर्च करना है, अपराध इंडिया के बाहर हो रहा है, जो आदमी अपराध किया वो इंडिया के बाहर है, तो क्या होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड if in the course of investigation into an offense an application is made by the investigation officer or any officer superior in rank to the investigation officer that evidence may be available in a country or place outside India. Any criminal court may issue a letter of request to a court or an authority in that country or place competent to deal with such request to examine orally any person supposed to be acquainted with the fact and circumstances of the case and to record his statement made in the course of such examination, and also to require such person or any other person to produce any document or a thing which may be in his possession pertaining to the case and to forward all the evidence
so taken or collected or the authenticated copy thereof or things so collected to the court issuing such letter। इसमें कहा जा रहा है कि इस कोड में चाहे दिया हो या ना दिया हो, यदि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो सुपीरियर रैंक का है ऑफिसर, वो एक एप्लीकेशन लिखता है और वो एप्लीकेशन में बताता है कि जो एविडेंस है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका एविडेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, मतलब कंट्री से बाहर है, जो इंडिया से बाहर है, तब क्या होगा, एनी क्रिमिनल कोर्ट, यानी कोई भी जो क्रिमिनल कोर्ट है जो भी, वो क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा उस कोर्ट को, यानी जो इंडिया से बाहर है उस कोर्ट को या ऐसे अथॉरिटी को जो कॉम्पिटेंट है उस रिक्वेस्ट को मतलब देखने के लिए, उस रिक्वेस्ट को एग्जामिन करने के लिए, उस पर्सन को जो कॉम्पिटेंट है उसको, जो भी रिसीव करे वहां पर उन लोगों का अपना लॉ होगा, वो भेजेगा कोर्ट को या ऐसे अथॉरिटी को जो इस पर संज्ञान ले सके, कॉग्निजेंस ले सके, वैसे व्यक्ति को वो भेजेगा। कौन भेजेगा? क्रिमिनल कोर्ट भेजेगा। और वह रिक्वेस्ट करेगा कि उस व्यक्ति को एग्जामिन किया जाए, जो व्यक्ति उस पर नाम लिखा होगा कि वो व्यक्ति जो भी फैक्ट है, सर्कमस्टांसेस जो केस है वो उसके बारे में जानता है, उससे परिचित है, और जो भी कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन है और जो भी उसके पास किसी डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, पहली बात क्या करेगा, ओरली एग्जामिन करने के लिए, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास है जो कि उसके कब्जे में है, हाँ, वो प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जो भी उसको मतलब एविडेंस जो भी उसके पास से मिलेगा, ठीक है, मे बी इन हिज पोजीशन, जो भी उसके पोजीशन में है उसको दिखाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, relating to the case and forward all the evidence taken or collected to the authentic copies thereof the things to collected to the issuing such letter। अब जो कोर्ट, अब जब सब कुछ जमा हो गया तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, उसको जो भी ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी कोर्ट, जो भी क्रिमिनल कोर्ट रिक्वेस्ट किया था उसको यहाँ पर भेज दिया जाएगा, सब कुछ जमा करके उसको भेज दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप फिर से समझिए, इसमें 4 चीजें हैं। पहला चीज कि यदि किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या सुपीरियर रैंक वाले ऑफिसर को अगर वो एप्लीकेशन लिखता है, किसको लिखेगा एप्लीकेशन? इंडिया। किसको एप्लीकेशन लिखेगा? वो ऑफिसर क्रिमिनल कोर्ट को लिखेगा, जिस क्रिमिनल कोर्ट में शायद केस चल रहा होगा उसको लिखेगा। और लिखने के बाद वो उसमें बताएगा कि जो एविडेंस है वो अवेलेबल है, हो सकता है, मे बी अवेलेबल हो सकता है, कहाँ हो सकता है, जो इंडिया के बाहर की जगह पर हो सकता है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा एप्लीकेशन देगा। तो क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगा जहां पर वो पुलिस ऑफिसर बताया है उस कोर्ट को या फिर ऐसे अथॉरिटी को जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है इस रिक्वेस्ट से डील करने के लिए। तो उसके बाद वो जो कोर्ट है वो क्या लिखेगा लेटर में, वो रिक्वेस्ट करेगा कि उस व्यक्ति से पूछताछ हो, जो व्यक्ति इसके बारे में जानता है, केस और सर्कमस्टांसेस के बारे में जानता है, वो वैसे व्यक्ति से ओरली उसको एग्जामिन किया जाए। और एग्जामिनेशन करते वक्त जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट उसके पास है, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे जो उसके पोजीशन में है। और जब ऐसा खत्म हो जाए और जितना भी मतलब एविडेंस अभी लिया गया या कलेक्ट हुआ और उसका ऑथेंटिक कॉपी सब जो भी है वो उस कोर्ट को भेज दिया जाए, जो कोर्ट रिक्वेस्ट कर रहा है उस कोर्ट को भेज दिया जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2 बोल रहा है, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसमें कहा जा रहा है कि जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है, वह भेज दिया जाए। कैसे भेजा जाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी रूल बनाया होगा इसके बिहाफ पर, उस हिसाब से उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजा जाएगा। 3rd बोल रहा है, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड or document or things received under subsection 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation under this chapter। अब जो भी एविडेंस क्लॉज 1 के हिसाब से लाया गया है या आया है, जो भी एविडेंस वो तो कलेक्ट करके भेज देगा। भेजने के बाद जो भी रिसीव्ड हुआ है तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेशन यानी इंडिया के अंदर ही मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एविडेंस पाया गया है, एज एविडेंस उसका यूज होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सीआरपी सेक्शन 166B, ये भी आज हम जान ही लेते हैं। ये ठीक उसका उल्टा है, 166A जो हमने पढ़ा था ये ठीक इसका उल्टा है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट एंड अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। इसमें कहा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम लेटर भेजते हैं, इसमें क्या कि हम लेटर रिसीव करते हैं।
अब कोई दूसरा देश हमको बता रहा है कि आपके पास मेरा आदमी है, आप उसको जांच कीजिए। क्लॉज 1 पढ़ते हैं। अपॉन रिसीप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कोर्ट एंड अथॉरिटी इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया competent to issue such letter in that country or place for the examination of any person or production of any document or things in relation to an offence under investigation in that country or place, the central government may if think fit। इसमें कहा जा रहा है कि जब दूसरे कंट्री से हमको रिक्वेस्ट आता है, कोई भी अथॉरिटी किसी कोर्ट को या किसी अथॉरिटी से द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा हमको लेटर भेजा जाता है, हम रिसीव करते हैं। किस चीज के लिए भेजा जा रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, या फिर उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करवाने के लिए, और जो भी है जिस भी कंट्री का है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो क्या करेंगे? 1, फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सच मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ। उसके बिहाफ पर जिसको भी अपॉइंट किया गया, जो भी है कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसको भेज दिया जाएगा। कौन कौन? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिसको भी अपॉइंट किया गया उसके बिहाफ पर उसको भेज दिया जाएगा। Who shall thereupon summon the person before him and record his statement or cause the document or thing to be produced। अब वो क्या करेगा? जो भी कोर्ट है वो क्या करेगा? वो समन कर देगा उस व्यक्ति को उसके सामने आने के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी किसी डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए। Second, send the letter to any police officer for investigation who shall thereupon investigate into the offence in the same manner। अब क्या हो सकता है कि लेटर सेंड कर देगा, किसको सेंड कर देगा? पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना, जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया में हुआ हो, इस तरीके का वो, जैसे कि जिस ऑफेंस के लिए हमको रिक्वेस्ट आया है वो ऑफेंस इंडिया में हुआ हो, इस तरीके के लिए वो किसी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो जांच कर सकता है। ये कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेकंड बोल रहा है, ऑल द एविडेंस टेक और कलेक्ट अंडर सबसेक्शन 1 और ऑथेंटिक कॉपी देयरऑफ और थिंग्स सो कलेक्टेड शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस मे बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट अथॉरिटी इशूइंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट। अब इसमें वही बात जो हमने उसके लास्ट में पढ़ा था कि जितना भी कुछ हमको जमा होता है उसका एक ऑथेंटिक कॉपी, ठीक है, फेक कॉपी नहीं, ऑथेंटिक कॉपी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मोहर होना चाहिए तभी ऑथेंटिकेट हो, या कोर्ट का मोहर होना चाहिए, जो भी ऑथेंटिक कॉपी वो, और जितना भी चीज़ हमको मिला है वो सब हम किसको फॉरवर्ड कर देंगे? मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। किसको भेज दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा, ठीक है। केस में भी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? कि आप उस अथॉरिटी को भेज दिए जिस अथॉरिटी से आपको लेटर मिला था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी, जैसा भी सही लगेगा, जो भी तरीका सही लगेगा, उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उस भेज देगा, भेजेगा वही जहाँ से रिक्वेस्ट आया था, जो रिक्वेस्ट किया था भेजेगा उसी को। और उसमें भी हमने वही पढ़ा था 166 में, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मेरे ही पास भेजेगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया है ना, इसीलिए। अब आप देख लीजिए 166A का ठीक उल्टा था 166B। 166A में हमने पढ़ा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, और इसमें क्या कि हमारे पास रिक्वेस्ट आता है। आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 167, और कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा